अधिकार के सिद्धांत को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति के साथ क्रमशः अस्तित्व में आए। ज्यों-ज्यों सामाजिक वातावरण बदलते गया, व्यक्ति की सोच चिंतन क्षमता बदलती गई, अधिकार के संदर्भ में सिद्धांत भी बनते चले गए। समय समय के अंतराल पर भिन्न भिन्न सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए। अधिकार संबंधी सिद्धांत को देखें तो इसके अंतर्गत हम कुछ सिद्धांत रख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत कह सकते हैं और इस सिद्धांत के समर्थकों में आप हॉब्स, लॉक, रूसो को रख सकते हैं। इसके साथ साथ मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने भी अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांतों का समर्थन किया है। प्राकृतिक सिद्धांत अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार, इससे इसका बोध करा जाता है। और एक विद्वान हुए आशीर्वार्थम, उन्होंने इस संदर्भ में कहा था, वे उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के भाग हैं जिस प्रकार उसकी खाल का रंग। प्रकृति का भाग है मनुष्य और यह स्वयं सिद्ध है, स्वयं निरपेक्ष है, सामाजिक है, जन्मजात है, नैसर्गिक है, इससे कोई छीन नहीं सकता। जीवन हो, स्वतंत्रता हो, सुख हो, यह सब मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। आपने लॉ का नाम सुना होगा, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात उन्होंने कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य को छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, मनुष्य विवेकी होते हैं और मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और विवेकी उत्पन्न नहीं होते, जन्मजात विवेकी होते हैं और वे गलत कर ही नहीं सकते। समाज में आने से पहले ही ये सारे अधिकार तो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आपने फ्रांस की क्रांति का नाम सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से निकला। यह भी इसी प्राकृतिक सिद्धांत की उपज है। एक विद्वान वे हॉब्स, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक शक्ति जैसे हैं, यह प्रकृति से मिलते हैं और इसे कोई छीन नहीं सकता। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर, यहाँ तक कि एक दूसरे के शरीर पर भी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। और इसी प्राकृतिक सिद्धांत के तहत आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बातें सुनी होगी। हमें रोटी पाने का अधिकार है, भोजन हो, वस्त्र हो या निवास हो, इसका अधिकार है। इसी संदर्भ में अब लोग आजीविका की मांग करते हैं कि हम मेरी रोटी के लिए मुझे आजीविका दो, मेरे विकास के लिए मुझे रोजगार दो, और सरकारें देती है। यह अधिकार भी आज प्राकृतिक अधिकार को ही आधार मानकर लोग ऐसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि यह तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यह स्वाभाविक है, यह तो मैं मिलनी ही मिलनी चाहिए। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत देखें, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, तो इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विचारक आते हैं। और कानूनी अधिकार का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि यह जो अधिकार होते हैं यह राज्य और कानून द्वारा प्राप्त होते हैं लोगों को। इसकी उत्पत्ति राज्य और कानून द्वारा की जाती है। राज्य की इच्छा या कानून का परिणाम होता है और वही अधिकार वास्तविक अधिकार कहलाते हैं जिन्हें कानून मान्यता देता हो।
अगर जिस अधिकार को कानून मान्यता नहीं देती है तो वह अधिकार नहीं हो सकता है। यह कानूनी अधिकारों का सिद्धांत के समर्थकों द्वारा कहना है उनका। और वे ये भी कहते हैं कि अधिकार ये प्राकृतिक नहीं होते हैं और यह नहीं निरपेक्ष जैसे होते हैं, बल्कि समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कानून को मान्यता मिलता है। राज्य नए नए अधिकार को उत्पन्न कर सकता है और पुराने अधिकार जो लोगों को लगता है कि मेरा है तो उसे छीन भी सकता है। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह अधिकार का पैमाना, अधिकार का मानक, अधिकार की व्यापकता किस अर्थ तक, किस संदर्भ तक वो लेता है। और यह इस तरह प्राकृतिक न होकर कृत्रिम हो जाता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति ही क्यों न हो, यह अधिकार कानून की देन है। यह अधिकार राज्य देती है। राज्य यह निर्धारित करता है कि किन दशाओं में हमारा अधिकार, हमारा जीवन छीना जा सकता है, किस परिस्थितियों में स्वतंत्रता या समानता या संपत्ति के अधिकार से हम पे वंचित किया जा सकता है। और इस तरह यह कानूनी अधिकारों का सिद्धांत राज्य को वरीयता देता है, राज्य के कानून को वरीयता देता है। और यह भी कहते हैं कि कोई प्राकृतिक अधिकार ही क्यों नहीं हो, यदि वह कानूनी अधिकारों से मेल खाते हैं तो ठीक है, और यदि मेल नहीं खाते हैं तो उसकी कोई मान्यता भी नहीं होती है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, इन सिद्धांतों के समर्थकों का कहना है कि जो अधिकार होते हैं वह ऐतिहासिक परिणाम होता है। जो रीति रिवाज चले आ रहे होते हैं उसके अनुसार लोग ढल जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और वही कालांतर में अधिकार बन जाता है। जैसे कि एक दौर ऐसा भी था, अपने भारतीय समाज रूपरेखा को देखें, यहाँ की व्यवस्था को देखें तो सवर्ण द्वारा अछूतों से बेगार लिया जाता था। अस्पृश्यता ऐसी बात थी और यह बेगार लिया जाना सवर्णों का अधिकार समझा जाता था और यह अधिकार रीति रिवाज पर आधारित था। यह चली आ रही थी, इतिहास से चली आ रही थी, यही मान्यता था उन लोगों का और इसे ढोया जा रहा था। कालांतर में यह दूसरे सिद्धांतकारों के समर्थकों द्वारा यह तोड़ा गया, टूटा, लेकिन वे इन्हीं अधिकार, इन्हीं तर्क पर वे जीतते थे कि यह वर्षों से चली आ रही है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, रिवाज को वरीयता देते हैं। एक विद्वान वे रिची, उनका कहना था जिन अधिकारों के विषय में लोग सोचते हैं कि वो उन्हें ही मिलने चाहिए, वे अधिकार हैं जिनके वे अभ्यस्त रहे होते हैं या जिनके विषय में गलत या सही या परंपरा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। यह ऐतिहासिक सिद्धांत, यह रीति रिवाज, ऐतिहासिक रीति रिवाज के रूप में विकसित होता है और समाज इन्हें स्वीकृति दे देता है। अधिकार का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। इस सिद्धांत के द्वारा ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अधिकार इसीलिए प्राप्त होते हैं कि उनके द्वारा समाज का कल्याण होता है। समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं और कुछ भी हो, कानून हो, रीति रिवाज हो, प्राकृतिक अधिकार हो, सामाजिक कल्याण के सामने सबों का कोई अस्तित्व नहीं है। सबों को इनके सामने झुकना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए इसमें। और क्योंकि मानव समाज जहाँ है वहाँ समाज कल्याण ही एकमात्र उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण ही अधिकार
की बात करते हैं। सामाजिक कल्याण के अधिकार का अस्तित्व समाज कल्याण तक ही सीमित है। आप उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जो समाज के हित में है। वैसा कोई अधिकार आपका अधिकार नहीं हो सकता है जो समाज के हित में नहीं है। और आप बेंथम तथा मिल का नाम सुने होंगे, उपयोगितावादी विचारक कहलाते हैं। वे कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। कहीं न कहीं यह सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित है, जहां अधिकतम व्यक्तियों की बात की जाती है, अधिकतम व्यक्तियों के सुखों की बात की जाती है। और जाहिर है यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति का अधिकार गौण पड़ जाता है, समाज का अधिकार वरीयतम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और एक विद्वान हुए लॉस्की ने भी कहा है कि व्यक्ति का अधिकार समाज से अलग नहीं हो सकता है, समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं व्यक्ति के अधिकार। लोक कल्याण का अधिकार को महत्व देते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिससे मेरा कल्याण घनिष्ठता विच्छिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। लोक कल्याण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और उसे वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिसका उद्देश्य लोक कल्याण की साधना होता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। इस आदर्शवादी सिद्धांत को व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहिए या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही हुआ। और यह सिद्धांत कहता है कि अधिकार बाह्य परिस्थिति है, बाहरी वातावरण है, और यह बाह्य परिस्थिति व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य होती है। और यह बाह्य परिस्थिति ही एक ऐसी दशा मनुष्य के लिए उत्पन्न करती है जिससे कि व्यक्ति का विकास होता है। हर तरह के विकास में यह बाह्य परिस्थिति ही सहायक होती है और इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। आप यह भी समझ लें कि जैसे शिक्षा प्राप्त करने की बात होती है तो यह व्यक्ति का अधिकार है। यह शिक्षा बाह्य चीज है, व्यक्ति का आंतरिक उन्नति होती है, आंतरिक रूप से वह दक्ष होता है। तो यह व्यक्ति का अधिकार व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आदर्शवादी रूप में इसे देखा जाता है। यह अधिकार का आधार आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है, आदर्श व्यक्तित्व का विकास करना होता है। और आदर्शवादी भी सिद्धांत भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ऐसा वातावरण अधिकार का रहता है तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है, व्यक्तित्व के विकास के कारण। आप यह भी समझ लें कि व्यक्तिवादी सिद्धांत कहलाने का तात्पर्य यह भी है कि यह अधिकार का व्यक्तिवादी सिद्धांत यह भी कहता है कि व्यक्ति किन्हीं अधिकारों को लेकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व की कुछ विशिष्ट शक्तियों को लेकर संसार में उत्पन्न आता है। वह व्यक्तित्व उसका अंतर्निहित विशिष्टता होती है। वह कोई देता नहीं है, वह व्यक्ति के साथ होता है। और इस व्यक्तित्व की शक्तियों का उचित विकास हो सके इसके लिए जो परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसे ही अधिकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि वह जीवित रहे, इसीलिए जीवित रहना उसका अधिकार है। और जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वस्थ रहे, तो स्वस्थ जीवन यापन करना उसका अधिकार है। और इस स्वस्थ शरीर के लिए यह भी आवश्यक है कि इसकी पूर्ति वह अपने भोजन द्वारा करे, तो भोजन पाना उसका अधिकार है। आप यह भी समझ सकते हैं कि
व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के परिवार के लिए, आगे वंश वृद्धि के लिए, समाज के संचालन के लिए व्यक्ति का विवाह करना जरूरी है। तो इसलिए विवाह करना भी व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी जो आवश्यकता होती है वो उसे कार्य करके पूरा करता है। तो उसे कार्य मिलना चाहिए, उसे काम करने का अधिकार है, उसे अपनी योग्यता अनुसार वेतन मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, तो उसे परिश्रम का अधिकार है। तो इस तरह की बातें अधिकार का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है। इसमें पूरे व्यक्तित्व के विकास की बात छिपी हुई है।